हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के वन शॉट लेक्चर के बारे में। इस लेक्चर में हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे बिना किसी क्वेश्चन के। जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी थ्योरी है, हम उसको डिटेल में समझेंगे एक एक पॉइंट के साथ, और इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। ये चैप्टर जो है आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इसका पहले वाला चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से आता है। तो उसका वन शॉट लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लीजिए। इसी तरीके से मैं वेरियस क्लासेस की वन शॉट लेक्चर लेके आता रहता हूं, जिसमें मैं सिर्फ थ्योरी को एक्सप्लेन करता हूं, कॉन्सेप्ट्स को समझाता हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो आपको क्वेश्चन तो बहुत सारा कराते हैं, बट जो रेलिवेंट थ्योरी है, जो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट है, उसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपको फर्दर डाउट रह जाते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो फिर जितने भी क्वेश्चन चाहो उतने आप लगा सकते हो। इसी नोट पे अपन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आलोक और आप लोग देख रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का एक वन शॉट लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कंसेप्ट अपने को समझना है वो ये है कि सर ट्रिगोनोमेट्री के एप्लीकेशंस हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। हमने जब आप इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा था तो वहां आपने एक स्लाइड में समझा दिया था कि भाई इंजीनियरिंग में यूज होता है, आर्किटेक्चर में यूज है, एस्ट्रोनॉमी में यूज है, ट्रिगोनोमेट्री का कहां कहां यूज है। तो वैसे ही एक सबसे बड़ा एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री का है वो है हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो उसी की हम बात करने वाले हैं। वो ये एक एप्लीकेशन है जो हम हमारी क्लास में भी पढ़ सकते हैं, डिटेल में समझ भी सकते हैं। देखिए एप्लीकेशंस मल्टीपल हैं, पर जो सबसे सिंपलेस्ट है ना एट द कोर, वो यही है कि आप एक ट्राइंगल में एक एंगल और एक साइड गिवन होने पर क्या बाकी कोई दूसरा एंगल या साइड निकाल सकते हो या नहीं। तो उसी एप्लीकेशन की अपन इसके अंदर बात करने वाले हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कैन बी फाउंड इन डिफरेंट फील्ड्स इन आवर डे टू डे लाइफ। इसमें अपन डिटेल में बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री वाले चैप्टर के अंदर, राइट। concepts of trigonometry are concepts of trigonometry are applicable in areas such as architecture में बता चुका हूं। celestial mechanics, celestial मतलब आपने बोला कि सर तारों सितारों की स्टडी, उनकी साइजेस, उनके डिस्टेंसेस अर्थ से आपस में डिस्टेंसेस, उनकी स्टडी के अंदर, और सर्वेइंग। सर्वेइंग क्या होती है? लैंड की सर्वेइंग होती है ना। आपने रोड पे देखा होगा ट्राइपॉड लेके लोग खड़े होते हैं, बच्चे फोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं। वो कैमरा नहीं होता, वो सर्वेइंग डिवाइस होता है जिससे कि वो सर्वेइंग करते हैं, राइट। आपने रोड पे बहुत सारे इंजीनियर्स को देखा होगा रोड सर्वे करते हुए। तो हर जगह ट्रिगोनोमेट्री का अपना एक यूज है। द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन, या यूं कहूं कि जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, रेलेवेंट जो आपकी एप्लीकेशन है वो क्या है बच्चों? आपने बोला कि सर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट और डिस्टेंस निकालने में जो एप्लीकेशन है वो फंडामेंटल है, सबसे बेसिक है और सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही इस चैप्टर में अपन देखने वाले हैं। कैसे देखने वाले हैं इस क्वेश्चन से समझते हैं। बच्चा पूछ रहा है हाउ टॉल इज द ट्री। ठीक है, बच्चा अपनी आंखों से ट्री के टॉप को देख के पूछ रहा है कितना टॉल है। वहीं अगर वो बच्चा इतना सा दिमाग लगाए कि अपने पाँव से टॉप तक का एंगल देख ले, और डिवाइसेस है हमारे पास ऐसे कि मैं पाँव पे रख के टॉप पे पॉइंट करूं तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिखा देंगे। अगर उसको ये एंगल मिल जाए तो पेड़ के बॉटम से खुद तक का डिस्टेंस तो नाप ही सकता है। अगर बहुत लंबा है तो गाड़ी पे बैठ के नाप लो, वरना इंच टेप से नाप लो। ये मिल गया और एक एंगल मिल गया तो फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस लगा के, जो हमने भी लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस जगह पर टेन थीटा रेलिवेंट है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के साथ जोड़ देगा, एंगल है, बेस है, परपेंडिकुलर निकल जाएगा, तो हाइट ऑफ ट्री निकल के आ जाएगी। तो ये जो भी आपने करा, एक प्रैक्टिकल आपने प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करके एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करी कि भाई tan थीटा इक्वल्स टू सो एंड सो। यही जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसी को अपन बोलते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस या फिर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो कि इस चैप्टर में अपन देखने वाले हैं। यहाँ पर पॉइंट सी क्या है? बॉय है। आपका ए बी क्या है? ट्री है, उसकी हाइट मान लो। बी सी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड द फुट ऑफ द ट्री। वैसे यहाँ पर भी फुट ऑफ द बॉय से डिस्टेंस है, और एंगल एसीबी क्या है? थीटा। इसी को आगे जाके अपन एंगल ऑफ एलिवेशन बोलने वाले हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आप पूछते हो, हाइट निकालना, डिस्टेंस निकालना, उसमें यूज आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री का। जल्दी से इसको रिकॉल कर लेंगे, लिख लेंगे, फिर अपन आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके लिखना है, अगर लिख लिया है तो आगे चलते हो, एक एक करके टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या क्या है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड? सर पहली टर्मिनोलॉजी है लाइन ऑफ साइट। अब जैसे लाइन ऑफ साइट होता क्या है? ये जो बच्चों की आंखों से, ऑब्जर्वर की आंखों से आपकी ऑब्जेक्ट का कोई भी पॉइंट जो आप देख रहे हो उसको जोड़ने वाली लाइन होती है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? आपकी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। द लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द आईज, द लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट बीइंग व्यूड ऑन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट।
आपने कहा था लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट बीइंग व्यूड। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ ऊपर एक अपने ट्यूबलाइट लगी हुई है, एक लाइट लगी हुई है, अगर मैं उस लाइट को देख रहा हूँ तो मेरी आंखों से लाइट तक का जितना भी एंगल है जो मैं हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा हूँ, ठीक है, वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और मेरी ध्यान सुनना, एंगल ऑफ एलिवेशन और जो मेरी आंखों से मैं ऑब्जर्वर तक देख रहा हूँ, मतलब मैं ऑब्जर्वर हूँ, मेरी आंखों से जो मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ वो लाइन कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, ये टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड है आपस में। तो आप सर आप जैसे किसी को भी देख रहे हो, यहां से यहां तक का जो लाइन है, मैं उस पॉइंट को देख रहा हूं तो ये कहलाएगा लाइन ऑफ साइट। मैं कैमरा के लेंस में देख रहा हूं तो मेरी आंखों से कैमरा के लेंस तक जो भी लाइन है वो लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। अब यही लाइन ऑफ साइट फिर एंगल्स बनाती है, ठीक है। कौन कौन से एंगल बनाती है वो भी अपन देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे आपकी ऑब्जर्वर्स की आई कितनी बड़ी आंख है, मतलब आंख ये पूरा इंसान तो गायब भी हो रखा है, लेकिन आपकी आंख पे से आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो वो स्ट्रेट लाइन, लाइन ऑफ साइट होती है। और इसलिए मैंने अभी आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन बेसिकली, सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो मैंने आपको नाम लेके बताया था, क्योंकि लाइन ऑफ साइट बनते ही आपको हाथों हाथ एक हॉरिजॉन्टल भी डिफाइन करनी पड़ती है। अगर मैं यूं देख रहा हूं तो मेरे लिए लाइन ऑफ साइट ये हो सकती है, बट मेरी आंखों से जस्ट मेरे बेस के पैरेलल एक लाइन निकलेगी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो आपको वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन ऑफ साइट है। समझ में आई आपकी बात? बिल्कुल आई सर। वैसे अगर आप नीचे देख रहे हो, अबे ऊपर देख रहे थे, अगर आप नीचे देख रहे हो यूं करके, एक तो आपकी गर्दन सीधी है, अगर आप यूं देख रहे हो तो आपके ऑब्जेक्ट को तो आप यूं देख रहे हो तो आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई, और ये आपकी आंखों से उस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल। तो आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल है, आप सर झुका के नीचे देख रहे हो। इस केस में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। यहाँ जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। मैं लिखवाऊंगा, पहले इतना नोट कर लेंगे जल्दी से। आई होप लाइन ऑफ साइट समझ में आ गया होगा। आप ऑब्जेक्ट को जहां पर भी देख रहे हो वही आपकी क्या है, लाइन ऑफ साइट है। अगर नोट हो गया तो आगे चलते हैं, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो आपकी हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में सेकंड पॉइंट कौन सा है? आपने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन। सर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड, जिसको भी आप देख रहे हो, पहली बात तो एलिवेशन उस पर बनता है, इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल when it is above the horizontal level, that is the case when we raise our head to look at the object. तो आपने बोला the angle of elevation of an object being viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level. भाई आपका मान लो मैं ऊपर देख रहा हूं तो मेरी हॉरिजॉन्टल तो ये जा रही है और मैं ऊपर देख रहा हूं तो लाइन ऑफ साइट ऐसे जा रही है, तो उस केस में जो एंगल बनेगा, जो मुझे गर्दन उठा के देखना पड़ रहा है सीधी भाषा में, वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर गर्दन झुका के देखना पड़ता है, हॉरिजॉन्टल से नीचे मेरा ऑब्जर्वर लेवल है, ऑब्जर्वर की आई जा रही है, तो उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ठीक है, तो सर उठा के देख रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एग्जांपल दिखाओ सर। तो देखिए आप यहाँ खड़े हो और एक ऑब्जेक्ट हवा में है, तो देखो मैं अभी जहां खड़ा हूं मेरी यहाँ से लाइन ऑफ साइट इस जगह पर है, पर अगर मैं ऊपर स्विच बोर्ड को देख रहा हूं तो आप देख सकते हो मेरा एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट ऐसे है, हॉरिजॉन्टल ऐसे है, तो ये जो बनेगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। देख सकते हो ऑब्जेक्ट ऊपर, हॉरिजॉन्टल नीचे, तो ये जो भी एंगल बनाएगी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एक और एग्जांपल देखो, बच्ची नीचे खड़ी है, तो बच्ची जिस हाइट पे खड़ी है उसकी आंखों से हॉरिजॉन्टल ऐसे निकल के जा रहा है और वो पतंग को देख रही है। पतंग को कैसे देख रहा है, सर झुका के देखना पड़ रहा है, तो ऊपर की तरफ लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बनाएगी वही एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। आई होप समझ में आ गई होगी बात। अगर समझ में आ गई तो छाप लेंगे, यहां तक हो गया। चलिए अब बात करते हैं सर किस बारे में, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है सर? सेम चीज, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल when it is below the horizontal level. That is the case when we lower our head to look at the object. अगर आपको सर झुका के किसी ऑब्जेक्ट को देखना पड़ रहा है तो आपकी आंखों की हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे लाई करता है, उस केस में आपकी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल बनाएगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। तो आप देख सकते हो आपका ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है और हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से जा रही है, तो ऑब्जेक्ट को अगर आप सर झुका के नीचे देख रहे हो तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अगर ऑब्जर्वर नीचे झुक के देख रहा है तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, यही लाइन ऑफ साइट कहलाएगी, और इसी एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। 2 बार रिपीट कर दिया मैंने, क्लियर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। एक और एग्जांपल दो तो आप देख सकते हो, अगर आप बालकनी पे खड़े हो कि नीचे फुटबॉल को देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट है,
ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है। हॉरिजॉन्टल लेवल आंखों की जो आपके अर्थ का हॉरिजॉन्टल है उसके साथ पैरेलल होगा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन ऑफ साइट नीचे जितना भी एंगल बना रही है वही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। समझ में आ गई बात? बिल्कुल आ गई, छाप लेंगे जल्दी से। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। 10 मिनट का चैप्टर है, मुश्किल से अगर ये तुम थ्योरी की बात करो तो इसमें क्वेश्चंस लगाने का ही सेंस है, इसलिए मैंने कहा जल्दी से अपन वन शॉट खींच दें। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी चीज होती है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन वर्सेस डिप्रेशन का डिफरेंस। कई बार ये पूछ लेते हैं, वैसे मैथ्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते नहीं, बट पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर बनता है, इट इज फाउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अबव द ऑब्जर्वर। ये तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट आपके ऊपर रखा है, ये तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट आपके नीचे रखा है, आपके हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे। इट इज आल्सो नोन एज अपवर्ड्स एंगल। ये ध्यान रखना, टर्मिनोलॉजी है, यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, इसलिए बता रहा हूं। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज आल्सो नोन एज डाउनवर्ड्स एंगल, ध्यान रखेंगे। तीसरा, हॉरिजॉन्टल हमेशा क्या होगा, आपने कहा ऑब्जेक्ट के नीचे होगा। भाई अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट के नीचे लाई कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन में, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बन रहा है, तो मैं नीचे देख रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल तो ऊपर ही रह गया, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट के ऊपर लाई करेगा। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अगर आप देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो, इस डायग्राम के अंदर दोनों चीजें दिखा रखी है। बंदे की हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी है, एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाके देखना पड़ रहा है तो एंगल ऊपर की तरफ बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट नीचे देखना पड़ रहा है तो अल्फा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के ऊपर है, ऑब्जेक्ट 2 हॉरिजॉन्टल के नीचे है। आपकी हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट 1 के नीचे है और ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर है। तो आप सारे के सारे पॉइंट्स वेरीफाई कर सकते हो। इसी चीज को आप क्या कह सकते हो, अपवर्ड्स एंगल। इसी को क्या कह सकते हो, डाउनवर्ड्स एंगल। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई तो छाप लेंगे जल्दी से। इसका पीडीएफ चाहिए इसका, या किसी भी वन शॉट लेक्चर का, या मैं यूट्यूब पर जो भी डालता हूं उनका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो यार। टेलीग्राम ग्रुप का आपको बेनिफिट भी मिलेगा, सारे नोट्स की पीडीएफ मिल रहे हैं। वेबसाइट ऐप का काम अभी चल रहा है, जब वो लॉन्च हो जाएगा तो वहां पर पूरा कंटेंट मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। साथ में इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करिए, वहां पर मेरी जो कॉन्सेप्ट्स की रील्स होती हैं छोटी छोटी वो आती रहती हैं, कुछ सैंपल पेपर्स और क्वेश्चंस में डालता रहता हूँ, क्विजेस आती रहती हैं, वो देखें, ठीक है। आपको काफी हेल्प मिलेगी। फेसबुक के पेज को लाइक करो, वहां पे बहुत सारा कंटेंट, चैनल तो तुमने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट करो तो पूरे होल हार्टेडली करो, सही बात है। हाँ, पर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब इस चैप्टर में लगभग वन शॉट के नाम पे तो यही था। अब थोड़ा सा अपना प्रमोशन कर लिया जाए। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना समझ में आता है, अच्छा लगा है, पहले आपने कोई और वन शॉट लेक्चर देखा है, आपको उससे वैल्यू सीखने को मिली है, तो बच्चों अभी आप 10th के बाद क्लास 11th में आएंगे। मैं बेसिकली ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में क्लास 11th और 12th वालों को ही पढ़ाता हूँ। 8 9 10 मेरा डोमेन अभी नहीं है, राइट। मैं ये लेक्चर्स भी सिर्फ इसलिए अपलोड करता हूँ क्योंकि क्लास 11 12th में बहुत सारे बच्चों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, 8 9 10 के कॉन्सेप्ट है, वो बड़े वीक रह जाते हैं। बच्चों का टारगेट जेईई होता है तो हमें गैप फिल करने पड़ते हैं, बट लिमिटेड टाइम में हमें सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, बहुत सारी बुक्स सॉल्व करवानी होती है और क्वेश्चंस बहुत सारे लगवाने होते हैं मेंस और एडवांस के लिए, राइट। उसमें इतना टाइम नहीं होता है कि एक एक बच्चे के लिए अगर इंडिविजुअली बहुत सारी चीजें करा पाए। बच्चे को मान लो 8th क्लास का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैंने यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस बना रखे हैं जिनसे जो करंटली 8 9 10th में बच्चे हैं उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जो बच्चे अपने पास 11 12th के लिए आ रहे हैं, जिनके गैप्स रह गए हैं, वो गैप्स फिल हो जाएं, ठीक है। तो मैं उनके लिए भी लेक्चर्स बनाता हूँ ताकि वो इन चीजों को देख सके, जिनको बेसिक टर्मिनोलॉजी में डाउट रह जाता है, तो उनके लिए तो वीडियो है ही सही। पर अगर भी आप 10th में हैं और आप इसे एंजॉय कर रहे हैं तो 21 मार्च को आपके पेपर खत्म हो रहे हैं। अगर आप साइंस मैथ्स लेने के मूड में हैं बच्चों, कोटा या कोटा के आसपास रहते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो श्रीनाथपुरम के अंदर है। 7 या 8 अप्रैल के आसपास है, जो भी मंडे होगा उसी दिन से हमारा क्लास 11th का जो मैथ्स का बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। क्लास 12th के बैचेस अभी 6 मार्च और 13 मार्च को 2 बैचेस स्टार्ट हो भी चुके हैं, तो आप क्लास 11th वाले बैच में आ सकते हैं। अगर आप कोटा नहीं रहते हैं, बाहर कहीं रहते हैं, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। उसमें हमारे पास 2 बैचेस हैं। इवनिंग बैच है जो शाम को शायद 7 से 9 के बीच में करीब होता है, और एक नाइट बैच है जो रात में 1 से 2 और 2 से 3 चलता है, राइट। नाइट बैच में बेसिकली जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के बाहर के, और कुछ जो बैंगलोर साइड के स्टूडेंट्स हैं वो होते हैं, जिनको बेसिकली नाइट क्लासेस करनी होती है, राइट। इसके अलावा अगर आपको रात में पढ़ने का शौक है तो ही आप नाइट वाले बैच में आए, वरना इवनिंग वाला बैच ऑनलाइन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वहां पर हम 4 से 5 महीनों के अंदर आपकी क्लास 11th कंप्लीट करवा देंगे। तो आप सोचिए, अगर आप अप्रैल में ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट मिलेगा, जिसमें एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस और उसके अलावा पीवाईक्यूज कंप्लीट मिलेंगे।
बाकी बच्चे 5 से 6 महीनों में क्या करोगे? तो तुम चाहो तो क्लास 12 पूरी पढ़ सकते हो और चाहो तो तुम जेईई मेंस के जो क्वेश्चन है वो लगा सकते हो। सेम चीज 12th वालों के साथ है, जो भी मार्च में आ रहे हैं वो बच्चे जुलाई और या मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के फर्स्ट वीक में फ्री हो जाएंगे। 5 से 6 महीनों में क्या करोगे? चाहो तो क्लास 11 दोबारा पढ़ सकते हो, वरना जेईई मेंस का जो हमारा बैच है जिसमें हम मात्र 8 महीनों में पूरा 11 12th पढ़ा के उसके क्वेश्चंस करवाते हैं, पूरे पीवाईक्यूज, इसमें 6000 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस एक बैच के अंदर। मजा आ जाएगा, सारे पीवाईक्यूज करा दूंगा 2002 से लेकर 2022 तक के पूरे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। हमारा उद्देश्य यही है कि 12th के साथ जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो, 12th के साथ आपका सिलेक्शन इंश्योर हो, ताकि आपको एक साल ड्रॉप ना देना पड़े आईटी के लिए। मैं मैथ्स में जो भी कर सकता हूँ कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं कोई हेल्प अभी नहीं कर सकता हूँ, राइट। अगर आपको इनमें से कोई भी बात सेंस लगाती है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी है उस पर मेल कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका बता दो जो मुझे पर्सनली फेवरेट लगता है, नीचे दिया गया गूगल फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। 21 मार्च जब आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे हमारी टीम आपको आगे होकर कॉन्टेक्ट कर लेगी और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी नोट पे मैं आपसे इस लेक्चर में विदा लेता हूँ। हम मिलेंगे अगले किसी लेक्चर में नए वन शॉट लेक्चर के साथ, नए कंसेप्चुअल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।